अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 सेकेंड लेक्चर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। सो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के दो टाइप्स है। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ, किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पे जो है हम इसको टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सो कितने टाइप्स है? टू, वन क्रिस्टलाइन और दूसरा अमार्फस। बुक के मुताबिक पहले हम अमार्फस को डिस्कस करेंगे। तो स्लाइड नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा? स्लाइड नंबर फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि सॉलिड्स के दो टाइप्स है और वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बेस पे। क्योंकि हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड और भी है जो कि सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के है और वो बॉन्डिंग के बेस पे है, वो इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अमार्फस सॉलिड्स, पहले अमार्फस पढ़ते हैं। अमार्फस ग्रीक लफ्ज है ए विदाउट, ए मीन विदाउट, ठीक। मार्फ्स मीन शेप, मीन्स विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप और ज्योमेट्री। ये बगैर किसी स्पेसिफिक शेप या ज्योमेट्री के होते हैं। इनमें पार्टिकल रैंडमली अरेंज होते हैं। डिफिनीशन की तरफ आते हैं, ठीक। Amorphous solids are those solids in which constituent particles मतलब एटम, इनमें एटम, मॉलिक्यूल और आयन जिनकी पैकिंग होती है वो रैंडम होगी। क्या होगी? रैंडम। और लैक ऑफ ऑर्डर होगा, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट हो सकता है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट हो सकता है। क्या मतलब? ये आप लोग पॉइंटर पे फोकस कर ले। फर्ज कर ली इधर एक पार्टिकल है, ठीक। इसके एक्स एक्सिस में एक पार्टिकल 10 एंगस्ट्रॉम पे है, तो दूसरा पार्टिकल बिल्कुल 10 एंगस्ट्रॉम पे हो सकता है, इवन तीसरा भी 10 एंगस्ट्रॉम पे हो सकता है। लेकिन ये सिलसिला इस तरह कंटिन्यू नहीं होगा, बल्कि आगे 12 वाला भी आएगा, 12 पिकोमीटर अवे भी होगा, 12 एंगस्ट्रॉम अवे भी होगा, 15 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें शॉर्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रेगुलर अरेंजमेंट हो नहीं होता, ठीक। इनकी एग्जांपल्स क्या है? ग्लासेस इनके एग्जांपल्स है, प्लास्टिक्स, रबर, वैक्स, एस्फाल्ट, जेमस्टोन्स, कोल्टार, ये इनके क्या है? एग्जांपल्स है। तो हमने सेकंड स्लाइड में क्या पढ़ा? हमने अमार्फस सॉलिड्स, अमार्फस लफ्ज का ओरिजिन पढ़ा, उसकी डिफिनीशन और इसके एग्जांपल हमने पढ़ लिए, ठीक। स्लाइड नंबर थर्ड पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अमार्फस सॉलिड्स। अमार्फस सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी है? तो अमार्फस सॉलिड्स, नंबर फर्स्ट, डिसऑर्डर स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर डिसऑर्डर होता है, इंटरनल। लेक ऑफ वेल डिफाइंड ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री ही इंटरनल है असल में, ठीक। तो लेक ऑफ वेल डिफाइंड ज्योमेट्री, ये जब सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड, सॉलिडिफाइड विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। ये जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स इसमें नहीं बनेंगे। अच्छा, लॉन्ग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिसिंग हियर, शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग नहीं होगा। और नंबर फिफ्थ, इनका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वेरिएबल होता है, वेरिएबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑलरेडी मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है, कि लोड को बर्दाश्त करना और डिफॉर्म ना होना ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहलाता है, ये सॉलिड्स में होता है, लेकिन इसमें वेरिएबल है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका डेफिनेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ये अमार्फस के है, इसके एग्जैक्ट अपोजिट किसके है? क्रिस्टलाइन के है। तो अगर पेपर में आ जाए कि आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी लिख ले, पढ़ ले, ठीक, लिख ले, मतलब क्वेश्चन ये आ जाए तो आप लोग इसके एग्जैक्ट अपोजिट अपोजिट प्रॉपर्टी लिखेंगे। पॉइंट नंबर फोर्थ, दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता बल्कि लॉन्ग रेंज में होता है। इस पॉइंट को समझ ले। लॉन्ग रेंज का क्या मतलब है? फर्ज कर ले हमारे पास एक सॉलिड है, उसको हमने हीट करना शुरू किया और उसका मेल्टिंग स्टार्ट हो गया 150 पे, 150 पे, और
मेल्टिंग के दौरान दौरान टेम्परेचर राइज हो रहा है, फर्ज कर ले 154 तक पहुंच गया और फिर जो है पूरी का पूरा मेल्ट हुआ, तो हम इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? फ्रॉम 152 फ्रॉम 150 टू 154। ठीक, तो ये इसका रेंज हो गया, रेंज। अब ये 150 से 154 तक क्यों जाता है? कहने का मतलब कि ये लॉन्ग रेंज में क्यों होता है, तो सुन ले, क्योंकि इसमें पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस भी नहीं होते। तो जब पार्टिकल इक्वल फासले पे नहीं है तो पार्टिकल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी एक जितने नहीं होंगे। तो जो क्लोज क्लोज पार्टिकल होंगे वो सबसे आखिर में मेल्ट होंगे, और जो थोड़े से अवे है जिनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, हमने जो एग्जांपल लिया था उनका 150 से स्टार्ट होगा मेल्टिंग, और जो थोड़े से जो वीकेस्ट है वो 150 से स्टार्ट होंगे, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिनमें थोड़े से स्ट्रांग है वो 151 पे होगा, जो स्ट्रांगेस्ट है वो 154 पे होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की स्टोरी होगी, ठीक। तो ये जो लॉन्ग रेंज है उसकी रीजन, लॉन्ग रेंज पहले है क्या और इसकी रीजन क्या है, ये हमने डिस्कस किया। अच्छा, दे डोंट हैव एनी करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। इसको, इसकी फ्यूजन के लिए जो हीट चाहिए वो भी वरी करता है, करेक्टरिस्टिक नहीं होता। मतलब जब हम एक अमारफस सॉलिड ले ले और वही अमारफस सॉलिड आपने दूसरे वे से बनाया हो, ठीक, आपने दूसरे वे से एक ग्लास आपने बनाया है और ये ग्लास आपने दोबारा बनाया दूसरे वे से, ठीक, तो इसका और पहले वाले का हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसको फ्यूज करने में डिफरेंट, हालांकि मटेरियल सेम होंगे लेकिन इसको फ्यूज करने में डिफरेंट डिफरेंट हीट रिक्वायर्ड होगा। ये जनरली हार्ड होते हैं, ये ब्रेटल होते हैं। ब्रेटल इज द अपोजिट ऑफ टफ, टफ का अपोजिट है। क्या मतलब? ये आसानी से टूटते हैं, ठीक, ये आसानी से टूटते हैं। लेकिन ब्रेटल क्रिस्टलाइंस की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्रिस्टलाइन भी ब्रेटल होते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स ब्रेटल होते हैं। ये भी ग्लास, ग्लास इसका एग्जांपल है, मतलब ब्रेटल आसानी से टूटने वाला। ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, 10 और 11 नंबर पॉइंट पे फोकस कर ली। ट्रांसपेरेंट हर उस मटेरियल को कहते हैं जिससे लाइट भी पास हो और ऑब्जेक्ट के शेप का भी पता चले, विजिबल हो, ऑब्जेक्ट क्या हो? विजिबल हो। ट्रांसल्यूसेंट क्या है? सेमी ट्रांसपेरेंट हो, लाइट को तो अलाउ करे लेकिन डिटेल ऑफ शेप हमें नहीं देता। फर्ज कर ले आप रूम के अंदर बैठे हैं, ठीक, और जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है, तो रूम से बाहर जो भी बंदा होगा वो आपको क्लियर नजर आएगा कि ये कौन है। लेकिन अगर ये विंडो ट्रांसल्यूसेंट है, अगर ये ग्लास जो लगा है विंडो में, ठीक, ये ट्रांसल्यूसेंट है, तो फिर इतना पता चलेगा कि कोई तो है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि कौन है, शेप का पता नहीं चलता। तो जब शेप का पता नहीं चलता और सिर्फ ये पता चलता है कि कोई चीज तो आ गई है खिड़की के करीब, ठीक, तो डेफिनेट सॉरी, तो क्या होगा? डिटेल आप क्या नहीं देता? शेप नहीं देता। और लाइट पास होती है लेकिन शेप का डिटेल नहीं देता। इसको सेमी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है? अमारफस की सॉलिड, अमारफस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 12, प्रॉपर्टी नंबर 12, बिल्कुल। अच्छा, अमारफस सॉलिड्स जो है, अमारफस सॉलिड्स को सुपर कूल लिक्विड्स भी कहते हैं। इसको अब समझना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा आप लोग वेट कर ली। Many crystalline solids can be changed into amorphous without into can be changed into amorphous solids by melting them। पहले मेल्ट कर दे और देन इसको कूल कर दे रेपिडली बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, उसके फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो, उसको सुपर कूल लिक्विड कहते हैं और ये मेथड सुपर कूलिंग कहलाता है। अब आप लोग ये गौर से सुन ले, ठीक है, क्या चीज समझना है? सुपर कूल लिक्विड किसी कहते हैं और कैसे बनते हैं। अच्छा, तो दो मेथड सुन ले। एक ये, फर्ज कर ले हमारे पास लिक्विड है और ये लिक्विड बिल्कुल पेवर लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है? बिल्कुल पेवर लिक्विड है। तो जब ये पेवर लिक्विड, हम इसको क्या करते हैं, इसके लिए मैं चला जाता हूँ ग्राफ पे, ग्राफ पे जाना होगा, ठीक है। ये देखो हमारे पास लेट सपोज पहले कौन है? गैस। पहले हमारे पास लेट सपोज गैस है,
गैस को जब हम कूल करते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर का नाम है बॉइलिंग पॉइंट। ये किस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा? बॉइलिंग पॉइंट पे। वेपर से वाटर के जीरो पे किस में कन्वर्ट होंगे? लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट होंगे। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट ही पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब अगर ये लिक्विड हम कूल करते हैं तो कभी कभी ये, कब ऐसा होगा उसकी बात करता हूं। ये फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है फिर भी लिक्विड रहता है। लिक्विड तो नॉर्मली, ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रीज होते हैं, लेकिन जब लिक्विड फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो चला जाए और फिर जाके सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो अब ये क्रिस्टल्स नहीं बनाएगा, ये सॉलिडिफाई होगा विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, सॉलिडिफाई विदाउट व्हाट? सॉलिडिफाई विदाउट क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो लिक्विड है, अब ये जो लिक्विड है, ठीक, ये अब स्टिल लिक्विड है और इधर जाके किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इधर जाके कहीं सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो अब ये विदाउट क्रिस्टलाइजेशन होगा और इससे जो सॉलिड बनता है, उस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड हो, और ये ग्लास कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लास। सुपर कूल लिक्विड का एग्जांपल क्या है? ग्लास है। ठीक, अच्छा, तो ये कब बनता है, कैसे बनता है? इसके दो दो मेथड्स है। ठीक, लिसन वेरी केयरफुली। मेथड नंबर वन ये है कि अगर आप 100% प्योर लिक्विड ले लें, क्या ले लें? ये जो लिक्विड है, फर्ज कर ले ये 100% प्योर हो, तो जो लिक्विड 100% प्योर होता है उसमें इम्प्यूरिटी नहीं होती और क्रिस्टल्स बनते हैं इम्प्यूरिटी पे या ऑलरेडी मौजूद क्रिस्टल्स पे। उस ऑलरेडी मौजूद क्रिस्टल्स को सीड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सीड्स। ठीक, तो क्रिस्टल्स लिक्विड हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल पेवर है। ये जो पेवर लिक्विड है, ये पेवर लिक्विड, ये हम जब इसको कूल करते हैं तो ये क्रिस्टल्स में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि क्रिस्टल में कन्वर्जन के लिए एक न्यूक्लियाई चाहिए। एक क्या चाहिए? न्यूक्लियस को नहीं कहते न्यूक्लियाई, जो जिसपे क्रिस्टल बनते हैं उसको न्यूक्लियाई कहते हैं इधर। एक इम्प्यूरिटी चाहिए या वही क्रिस्टल आप उसमें ऐड कर दे, वही क्रिस्टल आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर दे, उसको सीडी कहते हैं। तो तब हमारे पास ये प्रोसेस होगा। अगर थोड़ी सी इंप्यूरिटी मौजूद है या आपने ऊपर से क्रिस्टल ऐड किया, तो ये ऐसे चला जाएगा और क्रिस्टलाइजेशन होगी, और किस टेम्परेचर पे होगी? फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक, लेकिन अगर मौजूद नहीं है लिक्विड, मेथड नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, मेथड नंबर फर्स्ट ये है कि ये कब ऐसे जाएगा, कब ग्लास बनेगा, कब अमार्फस सब्सटेंस बनेगा? जब हमारे पास ये लिक्विड हो, ये लिक्विड क्या हो? ये हमारे पास जो लिक्विड है ये 100% पेवर है। ठीक, तो कोई न्यूक्लिएशन का सेंटर नहीं होगा और ये नीचे जाएगा, ठीक, विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, और फिर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन उस सॉलिड को क्रिस्टलाइन नहीं, बल्कि उसको हम क्या कहेंगे? सुपर कूल लिक्विड कहेंगे। दूसरा मेथड अमार्फस सॉलिड बनाने का, ठीक, सुपर कूलिंग क्या है? The cooling of a liquid, the cooling of a liquid, the rapid cooling of a liquid below its what? Freezing point। मतलब आपने लिक्विड लिया और फौरन उसको कूल किया, फौरन उसको क्या किया? कूल किया। इतना ज्यादा कूल किया कि फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो, सडन, तो जो पार्टिकल जहां पे है उधर ही स्टक हो जाएगा। जो पार्टिकल जहां पे है उधर स्टक हो जाएगा। ऐसे होगा, देखो, जो पार्टिकल जहां पे है, चाहे वो करीब है तो करीब, मतलब लिक्विड में जिस तरह पार्टिकल है, उसी लिक्विड के पार्टिकल फौरन अपने अपने जगह पे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। तो अब ये जो सॉलिड है ये अमार्फस सॉलिड होगा और इसको हम ग्लास कहते हैं। सुपर कूल लिक्विड, सुपर कूल लिक्विड सॉलिड है, रिमेंबर, सुपर कूल लिक्विड लिक्विड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो किस में कन्वर्ट हो? अच्छा, तो ये अब आप लोग रीड कर ले, ठीक है।
और ये हम किससे बना सकते हैं? रिमेंबर, ये हम क्रिस्टलाइन सॉलिड से भी बना सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को पहले मेल्ट कर दे, मेल्ट, और दोबारा कूल कर दे, लेकिन सडन कूल कर दे, रैपिडली कूल कर दे बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, इसको सुपर कूलिंग कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है क्वेंचिंग भी, क्वेंचिंग। ठीक, अच्छा, तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल है इनको टाइम नहीं मिलता, डोंट फाइंड टाइम टू अरेंज देमसेल्फ एंड फ्रीज इन अ अमार्फस फॉर्म। ठीक है, इनको टाइम नहीं मिलता। ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास इसका एग्जांपल है। अब अमार्फस सॉलिड किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं? अमार्फस सॉलिड किससे बनते हैं वो? ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ हुमो, कंपोजिशन ऑफ अमार्फस सॉलिड्स हो। अमार्फस सॉलिड ज्यादातर बने होते हैं मेड ऑफ सिलिकेट, सिलिकेट कहते हैं Si2O3 को। जब सोडियम अटैच है, सोडियम सिलिकेट कहलाता है। जब हम सिलिकेट को फ्यूज कर दे, किसके साथ? बोरिक ऑक्साइड के साथ, इसके साथ एस नहीं है, B2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ Al2O3, फास्फोरस पेंटाक्साइड, इसमें फास्फोरस 5 स्टेट में होता है, इसीलिए इसको पेंटाक्साइड कहते हैं, P4O10। ठीक, और ये सारे सारे जो है ये असल में ग्लास के टाइप्स है। ठीक, और ये ईटा में क्वेश्चन भी आया था कि अमार्फस सॉलिड कैसे बनते हैं। अमार्फस सॉलिड्स आर टिपिकली मेड ऑफ फ्यूजिंग सिलिकेट विद, तो डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, वो करेक्ट ऑप्शन था, ईटा 16 मेडिकल में आया था। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो ट्रू सॉलिड्स भी है, ये ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। अच्छा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स हो, एंड दीज सॉलिड्स, in these solids particle are arranged in definite three dimensional pattern, थ्री डायमेंशनल वे पे अरेंज होते हैं, थ्री डायमेंशनल। और इधर लॉन्ग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, शॉर्ट नहीं होता, लॉन्ग होता है। इसमें जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो खुद को बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इन थ्री डायमेंशनल वे। ठीक, ये दोबारा वही रिपीटेड अल्फाज है। और इसको क्या कहते हैं? इनको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप उनका होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टिनी क्रिस्टल्स, इन छोटे छोटे क्रिस्टल्स को क्या कहते हैं? इनको यूनिट सेल्स कहते हैं, इनको यूनिट्स ऑफ सेल कहते हैं। इसको समझने के लिए डायग्राम पे फोकस कर ले, ये देख ले, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट पहले आप लोग सीख ले। ये देख ले, ये पार्टिकल, लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में ये पार्टिकल फर्ज कर ले 10 सेंटीमीटर 10 एंगस्ट्रॉम अवे है, तो ये दूसरा पार्टिकल एक्स एक्सिस का भी 10 एंगस्ट्रॉम अवे होना चाहिए, तीसरा भी, फोर्थ वन भी, सारे पार्टिकल एक्स एक्सिस में 10 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम अवे होनी चाहिए। ये लेट सपोज वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के जो पार्टिकल है ये 10 एंगस्ट्रॉम अवे भी हो सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के बराबर भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 एंगस्ट्रॉम भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो वाई एक्सिस पे एक पार्टिकल जितने फासले पे भी है, ये दूसरा पार्टिकल वाई एक्सिस पे उतने ही फासले पे होगा जितना कि पहले वाला है। और ये फोर्थ वन भी इस तरह होगा, फिफ्थ वन भी इस तरह होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह जेड एक्सिस की भी यही स्टोरी है। एंगल की तरफ अब आते हैं। एक्स एक्स और जेड के दरमियान जो एंगल है वो हर जगह पे एक्स और जेड के दरमियान एंगल के बराबर होगा। लेकिन जो y और z के दरमियान एंगल है, अब ये x और z के एंगल के बराबर भी हो सकता है और x और z के एंगल से डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन y और जो z है उसका एंगल हमेशा y और z एंगल के अगेन एंड अगेन क्या होगा? सेम होगा। तो हर एंगल खुद को बार बार रिपीट करता है, हर एंगल खुद को बार बार रिपीट करता है। और इसी तरह हर लेंथ भी खुद को, एक्स एक्सिस का लेंथ, ठीक, वाई एक्सिस का लेंथ वाई एक्सिस के बराबर होगा, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के बराबर होगा हर जगह पे। क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है? तो मैंने तो ऊपर भी बता दिया, अपोजिट टू दैट ऑफ अमार्फस। इसकी ज्योमेट्री डेफिनेट होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, ये भी रिजिड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश रेंज के लिए रखी गई है।
1 डिग्री गुंजाइश है, मतलब ±5। तो ±5 से क्या बनता है? 1 डिग्री का रेंज। क्या मतलब आइस का तो 0 है, लेकिन अगर आइस 0.5 पे, अगर वाटर 0.5 पे आइस में कन्वर्ट हो जाए तो ये भी एक्सेप्टेबल है। इसी तरह अगर -0.5 पे कन्वर्ट हो जाए तो ये भी एक्सेप्टेबल है। दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ये एक हमेशा एक ही हीट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, इसको फ्यूज करने के लिए, इसको फ्यूज करने के लिए 6 किलो जॉल हीट चाहिए आइस के लिए पर मोल। हैव नॉन वेरिएबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इसका फिक्स होता है, और ये तादाद में अमारफस से ज्यादा होते हैं। ठीक, दे आर मोर इन नंबर देन अमारफस सॉलिड्स। इनके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा है, आयरन, कॉपर, निकल, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, डायमंड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा कंपैरिजन है पार्टिकल वाइज। अब आप लोग देख लें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप लोगों को इस वे से जाते हैं, इस वे से जाते हैं, आप लोगों को बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल मिलेगी, जिस वे में आप लोग फोकस करते हैं। आप लोग ग्लास देख ले, अमारफस देख ले, देखो इसमें से ये बड़ा सर्कल है, लेकिन ये और ये फिर बराबर लगते हैं। आप लोग देख लें इन दोनों को, ये बराबर नजर आ रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसा पॉसिबल है कि 3 रिंग ऑलमोस्ट क्या हो, इक्वल लेंथ के हो, इक्वल डायमेंशन के हो, लेकिन आप तो देख ले फिर ये छोटा है। क्यों? क्योंकि ये तो लिक्विड से बने हैं, ये तो हमने लिक्विड को फौरन कूल किया है। तो लिक्विड जब आप फौरन कूल करेंगे तो उसके पार्टिकल लिक्विड जैसे अरेंज होंगे, और ये क्या है? ये तो गैस के पार्टिकल है, बहुत रैंडम। अच्छा, ये एक और कंपैरिजन आप लोग किसका करना है? क्रिस्टलाइन वर्सेस ग्लासेस। लिसन वेरी केयरफुली नाउ। अब मेल्ट करते हैं, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर आता है उसको मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। पहले वो डायरेक्ट मेल्ट होते हैं, बस रबर में कन्वर्ट नहीं होते, रबरी मटेरियल में कन्वर्ट नहीं होते, डायरेक्ट मेल्ट होते हैं। और फिर हीट करना होगा, टेम्परेचर राइज नहीं होगा, देखो हीट करना होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये वॉल्यूम एक्सिस है। हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे, जब मेल्टिंग स्टार्ट होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एक दूसरे से अवे जाएंगे ना पार्टिकल, तो वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर फिक्स होगा। और जब ये मेल्ट होगा, ठीक, तो फिर टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। जब सारे का सारा मेल्ट होगा तो फिर टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। ग्लास की तरफ आते हैं। रिमेंबर, every glass is amorphous, every glass is amorphous, but every amorphous is not glass। अब समझ ले ग्लास क्या है। ग्लास वो सॉलिड का वो टाइप्स है जो हम हीट करते हैं, हीट करते हैं और पहले वो रबरी मटेरियल बन जाता है। क्या बनता है? रबरी मटेरियल। और रबरी मटेरियल के बाद वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जिस टेम्परेचर पे ग्लास, जिस टेम्परेचर पे ग्लास रबरी मटेरियल में कन्वर्ट होता है उसको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, जीटी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये बुक में तो नहीं है, लेकिन ये ग्लास और क्रिस्टल्स का समझने का बेहतरीन क्या है, कंपैरिजन है असल में, सही। सो देखो ग्लास, ये दूसरे स्लाइड में आप लोग देख लें, जब हम ग्लास को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक आता है। ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे ग्लास रबर जैसी प्रॉपर्टी अडॉप्ट करता है, रबरी बन जाता है। क्या बन जाता है? रबरी बन जाता है, देखो रबरी। और फिर ऊपर जाके, फिर क्या, ऊपर जाके जो है ये इधर से आगे जाके फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो फिर जहां पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। कौन सा? मेल्टिंग, टीएम या फ्रीजिंग पॉइंट, या लेकिन इस वे से जाते हैं तो मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से हमेशा ज्यादा होता है। ये ग्लास अभी मेल्ट नहीं हुआ है, ये जैसे रबरी में कन्वर्ट हुआ, इधर इस वे से जाते हैं ना, तो ग्लास मेल्ट नहीं हुआ है, पहले रबरी रबरी में कन्वर्ट हुआ है।
इधर जाके फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो ये तो एवरी ग्लास is amorphous but every amorphous is not a glass. This was all about today's lecture. Okay, thank you.